आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। ख़ास बात में आपका इस्तकबाल है। आज हम ख़ास बात में देखेंगे कुछ कौमी और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 दिनों के इस्तेहकाम के बाद आखिरकार कमी वाक़ई हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमेरात यानी आज 15 अप्रैल को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की हैं। आज पेट्रोल के दामों में 17 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे की कमी की गई है। इससे कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 मार्च 2021 को कमी की गई थी। उसके बाद से तेल के दाम लगातार मुस्तहकम चल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह कमी ऐसे वक्त में वाक़ई हुई है जब बैनुल अक़वामी बाजार में तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के उतार चढ़ाव के बावजूद यहाँ ईंधन की कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दामों में आज होने वाली कमी के बाद अब हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 16 पैसे से कम होकर 93 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वहीं डीजल 88 रुपये 20 पैसे से कम होकर 88 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम और मादनियात की कीमतों में बड़े इजाफे से मार्च 2021 में थोक कीमतों पर मबनी थोक अफरात ज़र की शरह 8 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इस कदर में 7.39% तक ये पहुँच गई है। इस कदर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं रमज़ान के मौके पर गरां बाजारी से भी लोग परेशान हैं और रोज़दारों को सहरी और इफ्तार के लिए फल और सब्ज़ी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक दो रोज़ पहले तक फल और सब्जियों के जो दाम थे, अचानक रमज़ान के बाद उनमें ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। गरां बाजारी से गोश्त भी अछूता नहीं है। कई शहरों में गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जानिब से जारी डेटा के मुताबिक मार्च में होलसेल प्राइस इंडेक्स की सभी कमोडिटीज में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। डेटा के मुताबिक मार्च में प्राइमरी आर्टिकल्स पे महंगाई दर 6.40% रही, जबकि फरवरी में प्राइमरी आर्टिकल्स में महंगाई की दर 1.82% यानी 1.82% रही थी। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 9.67% की बढ़ोतरी हुई। मार्च में फ्यूल एंड पावर में महंगाई दर 10.25% रही और फरवरी में 0.58% थी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई की दर फरवरी की 5.81% के मुकाबले मार्च में 7.34% रही। वहीं फूड इंडेक्स में मार्च में महंगाई दर 5.28% रही, जो फरवरी में 3.31% थी। डेटा के मुताबिक प्राइमरी आर्टिकल्स में शुमार क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कीमतों में मार्च में 8.64% और फूड आर्टिकल्स की कीमतों में 1.90% का उछाल रहा, जबकि मिनरल्स की कीमतों में 0.3% की बढ़ोतरी हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े में आज एक नया मोड़ आ गया है, जब एक दरख्वास्त गुजार ने अदालत में ज़मीन की साइंसी तहकीकात कराने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह तामीर की गई है। इस मुकदमे की अगली समाअत अब 10 मई को होगी। कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक 7 मुकदमात दायर किए गए हैं और बेशतर दावों में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ हिस्से पर तामीर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और 4 दीगर लोगों के जरिए दायर मुकदमे में भी आगरा किले के अंदर बनी जहांरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कटरा केशव देव के मेन दरवाजे को औरंगजेब के जरिए दबा दिए जाने का इल्जाम लगाते हुए उनके निकालने का मुतालबा किया गया है। श्री कृष्ण विराजमान शैलेंद्र सिंह और दीगर की तरफ से बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड और दीगर से सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा ज्योति सिंह के सामने ऑर्डर 26 रोल ए 10 के तहत साइंसी तहकीकात करने के लिए दरखास्त पेश की गई है, जिसमें मूर्तियों को तलाश करने के लिए तह तक पहुंचने की कोशिश की गई है और ये जानने की भी कोशिश की गई है कि जिस ज़मीन में शाही मस्जिद ईदगाह तामीर हुई है, उस तामीर से पहले उस ज़मीन की क्या सूरत हाल थी और वहाँ क्या बना हुआ था। कोरोना की नई लहर दुनिया भर में खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 8,04,000 नए केसेस सामने आए। ये पिछले 3 माह में एक दिन में मुतासिर होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। इससे कबल 8 जनवरी को 8,45,000 अफराद कोरोना की
में उनकी कोरोना की तस्दीक हुई थी, उसी दौरान दुनिया में 13,532 अफराद हलाक हुए। सबसे ज़्यादा अमवात ब्राज़ील में रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ 3,462 अफराद हलाक हुए थे। यहाँ अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राज़ील में इस वबा की वजह से अब तक 3,62,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिकॉर्ड 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। सेहत की मरकजी वजारत की जानिब से बुध की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,07,039 नए केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद 1,40,74,564 हो गई है। इस दौरान 93,528 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिनके साथ अब तक मरीजों को जो नजात मिली है उनकी तादाद 1,24,29,564 हो गई है। मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामला 13 लाख को अबूर करके 14,07,71,877 हो चुके हैं। इस दौरान मजीद 1,038 की मौत से इस मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,73,123 हो गई है। मुल्क में रिकवरी की शरह 88.31% और फाल केसों की शरह 10.46% हो गई है, जबकि अमवात की शरह 1.23% रह गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 3,307 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,38,045 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,788 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 897 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,08,396 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 27,861 हो गई है, जिनमें 18,685 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,06,627 कोविड के मुआयने किए गए, ताहम 3,715 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1,13,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 446 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा था। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। करीब 1.5 माह से जारी इंतखाबी मुहिम मुहलिक साबित हो रही है। ये हम नहीं, आदाद-ओ-शुमार बोल रहे हैं। इन 5 रियासतों के डाटा को देखा जाए तो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मगरबी बंगाल में कोरोना केसेस में 420%, आसाम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पुडुचेरी में 165% इजाफा हुआ है। औसत इन 5 रियासतों में अमवात में भी 45% का इजाफा हुआ है। आपको एक एक करके 5 रियासतों के हालात से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बात आसाम की। यहां 14 दिन में कोरोना मरीज 532 से बढ़कर 3,398 यानी 532% का इनमें इजाफा हुआ है। शुरुआत आसाम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। आसाम में 16 से 31 मार्च के बीच सिर्फ 537 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। मतलब उस दौरान हालात काफी बेहतर थे। अब जरा 1 से 14 अप्रैल के बीच नजर डालें तो डर लगना वाजिब है। इन 14 दिनों में रिकॉर्ड 3,398 लोग कोरोना की चपेट में आ गए, यानी अब कोरोना की रफ्तार 532% हो चुकी है। मौतों के मामले में भी ये तेजी देखने को मिली। 16 से 31 मार्च तक जहां सिर्फ 6 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 15 अमवात दर्ज हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। इंतखाबात के लिहाज से इस बार वेस्ट बंगाल काफ़ी बहस में है। वज़ीर आज़म से लेकर ममता बनर्जी तक मुल्क के कई बड़े कायदीन इस वक्त बंगाल में खूब चुनावी रैलियां, रोड शो
और मीटिंग्स कर रहे हैं। इन रैलियों में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों की भीड़ जुट रही है। इनमें भी 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। डायस पर भी आपको एक दो लोग ही ऐसे दिखेंगे जो मास्क पहने रहते हैं। मतलब कोविड कवायद की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। बंगाल में पिछले 14 दिन के अंदर कोरोना की रफ्तार में 420% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहां 16 से 31 मार्च तक सिर्फ 8,062 मरीज मिले थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 41,927 हो गए। इस दौरान अमवात भी खूब हुई। मार्च में जहां सिर्फ 32 लोगों ने जान गंवाई, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात पुडुचेरी की। ये यूनियन टेरिटरी कोरोना से पहले पीक में भी ठीक हालत में था। मतलब यहां बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरह ज्यादा मरीज नहीं बढ़ रहे थे। नवंबर से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक यहां एक दिन में जायद से जायद 50 मरीज बढ़ते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। अब हर दिन 400 से 500 मुतासरीन पाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में 165% का इजाफा देखा गया है। यहां 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर 3,721 हो गई है। इसी तरह अमवात के मामले में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में वहां इन्फेक्शन के चलते 9 अमवात हुई थी, जो इस बार बढ़कर 15 हो गई हैं। तमिलनाडु की बात करें तो इस रियासत में कोरोना के मामले मार्च में भी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 16 से 31 मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां उस दौरान सिर्फ 25,244 लोग मुतासिर पाए गए थे, जो इस बार यानी 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 65,458 तक पहुंच गए हैं। इन्फेक्शन की रफ्तार में 159% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह अमवात के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 163 लोगों की मौत हुई थी। इस बार इन 14 दिनों के अंदर अब तक 232 लोग जान गंवा चुके हैं। केरल की बात करें तो यहां पहले से ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। जब पूरे मुल्क में इन्फेक्शन की तादाद घट रही थी तो यहां तेजी से बढ़ रही थी। बीच में कुछ राहत मिली, लेकिन इंतखाबात ने फिर यहां के लोगों को दहकती आग में झोंक दिया। सियासी पार्टियों ने रैलियां, रोड शो और मीटिंग्स करके इन्फेक्शन ऐसे फैलाया कि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की तादाद में 103% का इजाफा दर्ज किया गया। 16 से 31 मार्च के बीच में वहां जुमला 30,390 लोग मुतासिर मिले थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़कर 61,793 हो गए। इसी तरह अमवात के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 199 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि अप्रैल के इन 14 दिनों में अब तक 204 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात से आकर बीजेपी के लीडरान बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोरोना की सूरत हाल काबू में थी, मगर अब यहां भी यौमिया केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। जलपाईगुड़ी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात से आने वाले लीडरान बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बेहतियाती की वजह से ही बंगाल में कोरोना फैल रहा है। बनर्जी ने कहा कि मैंने 12 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा था कि रियासत के तमाम शहरियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन फराहम की जाए और रियासती हुकूमत उसकी कीमत अदा करने को तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजाना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, मगर इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आ रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन ने उन पर 24 घंटे के लिए पाबंदी आयद कर दी और उन्हें शीतल कोची, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 4 अफराद की मौत हो गई थी, उनके जाने पर 72 घंटे के लिए पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनका 96 घंटे बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कामयाब कराने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को कामयाब कराना जरूरी है। उन्होंने बंगाल में एनआरसी, एनपीआर और शहरियत तरमीमी एक्ट की कोई जरूरत नहीं है।
बंगाल में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी शहरी है। ममता बनर्जी ने शीतल कोची वाक़े को याद करते हुए कहा कि मैंने उस हामिला खातून से मुलाकात की है जो पुलिस फोर्सेस की गोली से हलाक हो गई। मैंने 1 महीने के बच्चे को यतीम होते हुए देखा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में ये वाक़या साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस इलाके से बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी, मगर वहां की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर इख्तिदार में कोई भी महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी और एनपीआर की बंगाल में इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आसाम में हिरासती कैंप का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बंगालियों को रखा गया है। बीजेपी बंगाल में आएगी तो यहां भी बंगालियों के साथ यही सलूक किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में कोरोना फैल रहा है, मगर मोदी और अमित शाह जो मरकज में बरसर इख्तिदार हैं, वो कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। उन्होंने हर एक शहरी को मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि एहतियात बरतें। বোর্ড তৈরি করেছি, কামতাপুরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করেছি, আমি নমশূদ্র বোর্ড তৈরি করেছি। মতুয়াদের জন্য জয় গুরুচাঁদ জয় হরিচাঁদ ঠাকুর তার নামে বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি, তার নামে কলেজ করে দিয়েছি, তার নামে গেট করে দিচ্ছি, তাদের নামে আরও ডেভেলপমেন্ট কমিটি বোর্ড করেছি। এবং এইভাবে প্রত্যেকটা ধর্ম অনুকূল ঠাকুর থেকে শুরু করে রাম ঠাকুর থেকে শুরু করে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে জল্পেশ মন্দির থেকে শুরু করে একেবারে মতুয়া ঠাকুর থেকে শুরু করে পঞ্চানন ঠাকুর থেকে শুরু করে সবটাই কিন্তু আমরা করে দিয়েছি। জলপাইগুড়ি আপনারা জানেন উত্তরকন্যা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট জলপাইগুড়িতে আছে। নবান্নর উত্তরকন্যা, নবান্নর আর এক বোন উত্তরকন্যা এখানে আমরা করেছি। আমরা ভোরের আলো করেছি, অত বড় ইকো ট্যুরিজম প্রজেক্ট। আমরা সাফারি পার্ক করেছি, আমরা বানারহাটে হিন্দি কলেজ করেছি, আমরা আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয় করেছি, আমরা জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ করছি, অনেক কাজ আমরা করেছি। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সব করেছি। আগামী দিন মিতালিরা জয়লাভ করলে মনে রাখবেন, আপনারা তো চান রেশনটা চলুক, কি মা বোনেরা? মা বোনেরা আমার কোথায়? তাদের গলা শুনতে পাচ্ছি না কেন? মা বোনেরা মনে রাখবেন যে আমার একটা পায়ে চোট আছে, তাই নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন জানেন? আপনাদের দুটো পা আমার শক্তি, আপনাদের দুটো পা আমাকে শক্তি যোগাচ্ছে। তাই অনেকটা সেরে গেছে। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में राहुल गांधी का दाखिला पिछले रोज हुआ। रियासत में 4 मराहल की 135 नशिस्तों पर वोटिंग हो चुकी है। इस तरह आधे इंतखाब के बाद बंगाल पहुंचने वाले राहुल गांधी ने शुमाली दंजपुर जिले के गोलकोपुर खर में इजलासों से खिताब किया। वजीर आजम मोदी और ममता बनर्जी राहुल के निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम थाली बजाकर कोरोना को भगा रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी कहती हैं कि खेला होबे, आखिर ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे? लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। टैक्स कहां जाता है?
वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है, कोरोना आता है, यहां के लोग बाकी देश में जाते हैं काम ढूंढने, लाखों लोग जाते हैं ना यहां से, यहां तो आपको काम नहीं मिलता, ना मोदी जी देते हैं ना ममता जी देते हैं, और जो थोड़ा सा मिलता है उसके लिए आपको पहले पैसा देना पड़ता है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और वजीर आजम मोदी मुल्क में टीका उत्सव मना रहे हैं। मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन का त्यौहार मनाने का ऐलान किया। इसकी भी बड़ी पैमाने पर तशहीर की गई। मरकजी वजीर से लेकर एमएलए तक लोगों ने वैक्सीन लगाने की अपील की, लेकिन नतीजा बिल्कुल बरक्स निकला। ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश 11 अप्रैल को थी, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई, लेकिन इस दौरान वैक्सीन में इजाफा होने के बजाय उसमें 12% की कमी वाक़ई हुई है। में वैक्सीन का बहरान बरकरार है। कई रियासतें खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत है कि मानने को तैयार नहीं है। रियासती हुकूमतों ने जब वैक्सीन की कमी के बारे में बोला तो मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन खुद आंकड़े पेश करने उतर गए। दावा किया गया था कि पूरे मुल्क में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद वैक्सीनेशन में आई कमी ने हुकूमत के दावों की पोल खोल दी है। टीका उत्सव यानी वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान यानी 11 से 14 अप्रैल के बीच मुल्क भर में वैक्सीन की 99,64,000 डोजेस लगाई गई। इससे पहले 7 से 10 अप्रैल के बीच 1,13,00,000, 3 से 6 अप्रैल के बीच 1,10,00,000 और 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 99,99,000 वैक्सीन की डोजेस लगाई गई थी। आंकड़ों से साफ है कि टीका उत्सव में वैक्सीनेशन काफी घट गया, जबकि इस उत्सव का मकसद ही वैक्सीनेशन को बढ़ाना था। मोदी ने 11 अप्रैल को टीका उत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फूले जयंती से हमें देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अंबेडकर जयंती तक चलेगा। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। कहा था कि मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो 4 चीज़ों पर अमल करें। जिन लोगों को टीका लगवाने में मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद करें, कोविड के ट्रीटमेंट में लोगों की मदद करें, मास्क पहनें और दूसरों को राग़िब करें। कोई शख्स पॉजिटिव पाया गया तो इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट बनाए जाएं। वैक्सीनेशन घटने के बीच हर्षवर्धन ने चारशंबे के रोज कहा कि मुल्क में टीकों की कोई कमी नहीं है। मरकजी हुकूमत हर रियासत को टीका देती है। इन रियासतों का काम है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वक्त से इनका इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा ने वैक्सीन की कमी का इल्ज़ाम लगाया था। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने इस बात पर डॉक्टर हर्षवर्धन को खत भी लिखा। इस खत में कहा गया था कि वैक्सीन की कमी की वजह से 700 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। पंजाब के वज़ीर आला ने भी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान लाजमी तौर पर मास्क पहनने, 2 गज का फासला रखने और वैक्सीन लाजमी तौर पर लेने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान समेत मुतादिद ममालिक में वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब करने की तरह तरह की पेशकश की जा रही हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वैक्सीन लगवाने पर टैक्स में 5% की ज़ायद छूट दे रहा है, जबकि रूस में फ्री आइसक्रीम, इजराइल में कोक कैन, पिज्ज़ा, पेस्ट्रीज ऑफर किए जा रहे हैं। अमेरिका में फ्री वीडियो गेम, किराने के सामान में भारी डिस्काउंट के साथ कई दीगर चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। वहाँ कई कंपनियां कोरोना की दूसरी लहर को पहले से ज़्यादा खतरनाक मानते हुए अपने मुलाजमीन को $250 यानी करीब 18,500 रुपये का बोनस और 2 दिन की छुट्टी भी दे रही हैं। दुबई के 3 बड़े रेस्टोरेंट्स ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाने पर 90% और दूसरा डोज लगवाने पर 80% छूट देने का ऑफर चलाया है। मेक्सिको में वैक्सीन सेंटर पर आए लोगों को उनकी मनपसंद बैंड धुन बजाकर खुश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ऑफर अमेरिका में दिए जा रहे हैं। यहाँ मैकडोनल्ड्स, AT&T,
टेडर जोस, कोबानी जैसी कंपनियों ने मुलाजिमीन को छुट्टी और कैश देने का ऐलान किया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल एक मुतासिरा कोरोना मरीजा की ऑक्सीजन मशीन वार्ड बॉय को हटा दिया गया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसने अपने बेटे के सामने बिस्तर पर दम तोड़ दिया। इस वाक़े के बाद अफराद खानदान के हंगामे और इल्जामात के बीच अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर के.बी. वर्मा ने कहा कि मरीज की ऑक्सीजन हटाई नहीं गई, उनकी हालत खराब थी, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। अफराद खानदान नहीं माने और कोविड वार्ड के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने पर अड़ गए। फुटेज निकलवाए गए तो पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हटाते हुए वार्ड बॉय दिखाई दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने तर्क दिया कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए नर्स के कहने पर वार्ड बॉय ने दूसरे मरीज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकाल दिया। अस्पताल इंतजामिया के इन्हीं दो अलग अलग तर्कों से मामला न सिर्फ मशकूक हो गया बल्कि जिम्मेदारों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि बाद में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम की तश्कील देने के अहकाम दिए। कोविड वार्ड में भर्ती टीचर सुरेंद्र शर्मा का बेटा मंगल की रात 11 बजे घर चला गया था। इसके कुछ देर बाद वार्ड बॉय पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दूसरे मरीज के लिए निकाल ले गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। फुटेज में देखने पर पता चला कि बेबस होने पर सुरेंद्र शर्मा अपना सिर घुटनों के बीच फंसाते दिख रहे हैं, कभी सिर पटकते दिख रहे हैं। ना ही डॉक्टर आया और ना ही कोई दीगर स्टाफ मेंबर। सुबह 8 बजे वार्ड में पहुंचे बेटे दीपक शर्मा ने बताया कि उनके वालिद तशवीशनाक हालत में थे। वालिद के इलाज के लिए वार्ड के स्टाफ से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सुबह ड्यूटी डॉक्टर से बात की तो भी संजीदगी से काम नहीं लिया गया। स्ट्रेचर नहीं मिला तो वालिद को पीठ पर लादकर आईसीयू में ले जाने की कोशिश की। इस दौरान एक नौजवान ने जरूर आकर वालिद के पैर पकड़वाने में मदद की, हालांकि देर हो गई और उनकी मौत हो गई। पिछौर के दुर्गापुर में रहने वाले टीचर सुरेंद्र शर्मा को 2 दिन से पहले भर्ती कराया गया था। अफराद खानदान का इल्जाम है कि मंगल की रात 11 बजे से चारशंबे की सुबह तक तशवीशनाक हालत में तड़प रहे मरीज को देखने के लिए ना तो नर्स आई और ना ही डॉक्टर। इस बात कोरोना के बढ़ते हुए मुकदमात ने बिलाखिर दिल्ली हुकूमत को सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। उन्होंने जुमेरात को नई पाबंदियों के बारे में बताया। जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कर्फ्यू का फैसला जरूरी था क्योंकि 5 हफ्तों में दिल्ली में कोरोना केसों में 5 गुना इजाफा हुआ है। के बीच दिल्ली हुकूमत ने इस सीजन होने वाली शादियों का ख्याल रखा है। कर्फ्यू के दौरान शादियों में शामिल होने के लिए ई पासेस दिए जाएंगे। इस लॉकडाउन के दौरान मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की 30% कैपेसिटी के साथ। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्युनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत होगी। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास यानी ई पास दिए जाएंगे। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, इसके लिए पास लेना होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में चारशंबे के रोज 17,282 लोग कोरोना मुतासिर पाए गए, 9,952 लोग रिकवर हुए और 104 अफराद की मौत हुई। अब तक यहां 7,67,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 7,05,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,540 मरीजों की जान चली गई है। एक्टिव केसेस 50,736 हैं। लगातार बढ़ते मामलों के चलते जुमेरात के रोज केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के बीच अहम इजलास हुआ। इसमें दिल्ली में इन्फेक्शन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर बहस हुई। इजलास के करीब आधे घंटे बाद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा
आज की खास बात में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों और नए तजिए के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।